Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। So my dear students, आज हम solutions के लेक्चर 4 पर आ गए हैं एंड आई होप हमने अभी तक जितनी भी चीजें सब पढ़ी हैं आपको बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि हेनरीज लॉ क्या है, जब आपका सल्यूट एक गैस हो और जब आपका एक सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो हमें हेनरीज लॉ के बारे में हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था हमारे लास्ट सेशन में। अगर आपको वो सारी चीजें क्लियर है तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। फर्स्ट बेटा हम ये समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आप सभी ने वेपर प्रेशर टर्म तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन वेपर प्रेशर टर्म कहाँ यूज करना चाहिए वो किसी को नहीं पता था। अगर हाँ जब स्टार्ट करूंगी टॉपिक तो एक्सप्लेन करूंगी ना, अभी से सारा पढ़ाने को तैयार हो जाती हूँ। देख रहे हो आप मेरी उत्सुकता, राइट? यस। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड इज योर राउल्स लॉ एंड लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 100% यहां से एक सवाल आता ही आता है, ठीक है? तो यानी कि आज का सेशन हम किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते, राइट? यस। एंड लास्ट में हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक मैम ने जो आपको होमवर्क दिया था आपने वो होमवर्क किया है, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ मैं आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझे कॉमेंट्स में सारे आंसर्स कमेंट करते हैं। दैट मेक्स मी फील वेरी प्राउड। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और ऐसे ही हर सेशन के बाद में आप प्लीज रिप्लाई करते रहिएगा, राइट? यस। तो चलो बहुत बढ़िया बेटा, अब हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर कुछ दिखा देना चाहती हूँ। तो देखिए आपके सामने कुछ आ गया है अमेजिंग सा। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? मैम यहाँ पर मुझे ना एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे ना एक कंटेनर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक लिक्विड है। हमारे लिए सबसे आसान होता है पानी को इमेजिन करना, तो हम पानी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है? तो बेटा अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो ये आपका पानी है, जो आपका लिक्विड है, उसके यहाँ पर कुछ बबल्स बन के गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ गया वो गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है मैम? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर मैम एक एरो आ रहा है जो बार बार ऐसे गोल घूम रहा है, राइट? यस। तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो अब आपको इसके पीछे के सारी चीजें हम समझाते हैं। तो बेटा हो क्या रहा है बेसिकली, यहां पर है आपके पास में एक लिक्विड और यहां पर इसी लिक्विड की गैसियस फॉर्म है। मैं बोल रही हूँ गैसियस फॉर्म है, ठीक है? अभी मैं वेपर या कोई भी वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट यहाँ पर ये इसकी गैसियस फॉर्म है, ठीक है? ओके। तो अब हो क्या रहा है कि जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पर इस तरीके से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद में बेटा ये जो गैस है वो वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके का कोई यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो अब मैम आप हमें समझा दीजिए कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है हर चीज आप हमें क्लियर तो कर ही देंगी, है ना? मानते हो ना? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो अब मैम आपको यहाँ पर ये चीज समझाएंगी। उसके लिए आपके सामने एक डायग्राम आ गया है और इस डायग्राम में आपको क्या समझना है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, इमेजिन यहाँ पर क्या करना है आपको। यहाँ पर इमेजिन करना है कि लेट अस से आपके पास में यहाँ पर इतना एक लिक्विड है। ये क्या है? एक लिक्विड है, ठीक है? ओके। और इसके ऊपर आपके पास में इसकी गैसियस फॉर्म है, ठीक है? इसकी नहीं, मैं सिर्फ एक सेकेंड, हम कैसे समझाएं? चलो मैं बेटा एक मिनट फिर से बनाएंगे हम इसको फिर से बनाएंगे। तो मैम क्या कह रही है, आपको क्या इमेजिन करना है? आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि ये ना सारे ही गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये सारे ही आपके गैस के पार्टिकल्स हैं। तो आई होप आपको सबको दिख रहे होंगे गैस के पार्टिकल्स। यस मैम। मैंने क्या किया इस गैस के पार्टिकल्स पे इस तरीके से प्रेशर लगाया। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां से प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है? तो आपको पता है कि गैस जो है वो क्या होगी उसके ऊपर प्रेशर हुआ है तो वो कंप्रेस हो गई होगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो गैस है वो कंप्रेस हो गई है, ठीक है? इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लग गया है और ये इस तरीके से कंप्रेस हो गई है, ठीक है? कोई इशू नहीं है यहां तक, ठीक है? अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस प्रेशर को वापस से ऊपर कर दिया और प्रेशर को रिमूव कर दिया, यानी कि अब मैंने प्रेशर कम कर दिया। तो जब मैं प्रेशर कम करूंगी तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं मैम?
हो सकता है कि जो यहाँ पर गैस थी, हो सकता है जो यहाँ पर गैस थी वो क्या हुआ, वो मैम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई। हो सकता है कि जो आपने इस गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था, ये गैस जो है वो कंप्रेस हो जाए और यहाँ पर आपको लिक्विड मिल जाए, सारा का सारा जो है वो लिक्विड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको लिक्विड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, एक तो मैम ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने उसको जब ऊपर किया तो मैम गैस जो थी वो गैस ही रह गई। वो क्या रह गई, वो गैस थी और वो गैस ही रह गई। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहां पर मैम ने लिख दिया गैस। इस लिक्विड को थोड़ा बेटर तरीके से लिख देते हैं। ओके, लिक्विड। ठीक है, ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज थी। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम समझते हैं। अब बेटा आपने आइडियल गैस पढ़ी थी। आइडियल गैस जो होती है, आप उसको कितना भी कंप्रेस कर दो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है ना। यानी कि मैम आइडियल गैस वो गैस होती है जो आइडियली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक गैस को लिया, हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, हमने उसको कंप्रेस किया, या तो वो लिक्विड बन जाएगी या फिर वो गैस ही रह जाएगी। अगर वो गैस ही रह गई यानी कि वो एक आइडियल गैस के जैसी गैस है जिसको आप लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। और अगर वो लिक्विड बन जाती है, अगर वो लिक्विड बन जाती है तो वो एक ऐसी गैस होती है, यानी कि वो गैस जो होती है उसको आप वेपर बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया कि वेपर क्या होता है। वेपर एक ऐसी गैस होती है जिसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई रिपीट अगेन, वेपर गैस का वो फॉर्म है, वेपर गैस का वो फॉर्म है जिसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, यस। तो गैस का मिनी फॉर्म होता है वेपर। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां लिखी मिल जाएगी। व्हेन एवर लिक्विड इवेपोरेट्स अ वेपर इज फॉर्म्ड। जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो हमेशा एक वेपर बनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो गैस जो है किसी लिक्विड से मिलकर किसी लिक्विड से बनी है तो आप उसको कंप्रेस करके वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि वो एक वेपर है। राइट, यस। वेपर इज अ स्पेशल स्टेट ऑफ गैस। वेपर जो होती है वो गैस की एक स्पेशल स्टेट होती है। राइट, यस। तो गैस वो होती है, गैस तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, गैस दो टाइप से हो सकती है जिसमें से एक वेपर होता है और एक वेपर नहीं होता है। वो जिसको आप कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ उसे आप वेपर कहते हो, और हमें वेपर की ही जरूरत है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैम साइड हो जाएंगी, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर। ठीक है मैम, आपने हमें ये तो बता दिया कि वेपर क्या होता है। अब आप हमें ये भी बता दो कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, चलो अब इसके लिए हमें एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर चाहिए होगा। तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये लो, मैम ने क्या किया, यहां पर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर लिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, अब इस कंटेनर को उठा के मैं थोड़ा सा इधर रख रही हूं क्योंकि मुझे उधर साइड में कुछ चीजें लिखनी होंगी। ठीक है मैम, अब देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहती है उसको ध्यान से सुनना आप। कि इमेजिन करो कि ये जो आपका कंटेनर था इसके अंदर आपके पास में लिक्विड है। ठीक है, तो ये मैम ने यहां तक आपका लिक्विड फॉर्म कर दिया, ये आपका लिक्विड था। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैम पार्टिकल्स जो होंगे मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी ताकि आपको समझ आए, व्हाइट कलर से बनाती हूँ। अब मैम पार्टिकल्स जो होंगे वो सरफेस के ऊपर भी होंगे, ऐसे पार्टिकल्स जो होंगे वो ऐसे सरफेस पे भी होंगे, इतने दूर दूर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने समझाया। ठीक है, ऑल्सो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर भी तो होते हैं, तो बेटा यहाँ पर भी हो सकते हैं आपके पास में बल्क में भी। ठीक है, तो हम एक ही पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे पार्टिकल की, तो मैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लेके आपको समझा रही हूँ। अब ऐसे ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पूरे के पूरे लिक्विड में पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल की। अब आपको यहाँ पर मैम क्या समझाना चाहती हैं वो ये है, इसको समझने के लिए आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। और एक कहानी सभी को, कहानियां तो सबको पसंद होती है ना, तो चलो कहानी सुनते हैं।
अब इमेजिन करना है कि ये जो है वो क्या है, एक जेल है। क्या है? एक जेल है, ठीक है। अब जेल के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं उन्हें, जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। तो अब वो क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे जेल के वो, या तुमने मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे रास्ता होता है, जेल के गेट होता है जिसमें ऐसे ऐसे लाइनें लगी होती है और लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे होते हैं, है ना। तो आप ये इमेजिन करो कि ये वो जो है ना वो वाला गेट है, ठीक है, जिससे आपको बाहर की दुनिया दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वो लोग हैं जो जेल के बिल्कुल अंदर हैं, जो बाहर नहीं देख रहे हैं, वो अपना अंदर खुश रह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जेल के अंदर जो बाहर की दुनिया एकदम दरवाजे पे बैठ के देख रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंदर ही हैं, ठीक है। तो बेटा जो अंदर हैं उनको बाहर की दुनिया नहीं दिख रही है, वो बहुत खुश हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब बहुत खुश तो नहीं है, बट दे आर एडजस्टिंग। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, जैसा है बढ़िया है, क्योंकि वो अपने आसपास अपने ही जैसे लोगों को देख रहे हैं जो जेल के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि जो ये आदमी है, ये बिल्कुल मतलब कि ही हैज एक्सेप्टेड दी सिचुएशन, उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब ये तो हो गया लोगों की टर्म्स में, अब पार्टिकल्स की टर्म्स में आओ। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को इस साइड से भी फोर्स मिल रही है, इस पार्टिकल को इस साइड से भी फोर्स मिल रही है। मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूं और मेरे को यहां से कोई खींच रहा है, तो अगर मुझे यहां से खींच रहा है और यहां से भी खींच रहा है तो आई एम बैलेंस्ड, मैं बिल्कुल बैलेंस्ड हूं। सेम उसी तरह से इस पार्टिकल को इधर से भी फोर्स मिल लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, ऊपर से भी फोर्स लग रही है, नीचे से भी फोर्स लग रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। यानी कि आई कैन से कि लिक्विड के अंदर वो पार्टिकल्स जो उसके बल्क के अंदर है, बल्क क्या होता है, जो बिल्कुल बॉडी के अंदर होते हैं, है ना। तो इस लिक्विड के बिल्कुल बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, बैलेंस्ड होते हैं वो। तो यानी कि आई कैन से दैट इस साइड बनाती हूं, आई कैन से दैट दिस इज बैलेंस्ड, it has less energy and I can say that this is stable, है ना। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आसपास के लोगों को देख के ही इज लाइक कि ठीक है, सब ऐसे ही हैं, मैं भी खुश हूं। अब जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, अब इसको उस वही जेल के क्रिमिनल की तरह सोचना। अब ये जेल के अंदर है और इसको बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो बहुत खुश है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खुश है। तो अब उसको मन करेगा ना बाहर जाने का, क्योंकि वो तो बाहर के लोगों को देख रहा है, यानी कि उसके अंदर बहुत चुल है, ऐसे कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत चुल है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को बाहर जाना है। ये हुआ जो दरवाजे के ऊपर बैठा था क्रिमिनल, ठीक है। अब इसको पार्टिकल की फॉर्म में समझो। इस पार्टिकल को, इस पर्टिकुलर पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इस पार्टिकल को बेटा इधर से फोर्स मिल रही है, ठीक है, इसको इधर से मिल रही है, इसको इधर से मिल रही है, यहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो यानी कि मैम ये जो पार्टिकल है वो अनबैलेंस्ड है। तो जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो अनबैलेंस्ड होते हैं। तो यानी कि मैम यहां पर आप कह सकते हो दैट दिस इज अनबैलेंस्ड। अब बेटा अगर ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि इसके पास बहुत एनर्जी है, तो इट हैज हाई एनर्जी एंड इट इज अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि इसका बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का, ये जाना चाहता है बाहर, इसको मौका मिला ये भाग जाएगा, है ना। हाँ, तो यानी कि जितने भी पार्टिकल्स आपके लिक्विड के बल्क के अंदर होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, उनकी एनर्जी नहीं होती है। और केमिस्ट्री में एनर्जी नहीं चाहिए, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो अनस्टेबल है, जिसके पास कम एनर्जी है वो स्टेबल है, ठीक है। तो मैम ये अनबैलेंस्ड है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब बेटा जब आपके पास में एक लिक्विड है और एक गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है ना। यस मैम, तभी तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब जो ये पार्टिकल है, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये बाहर चला जाएगा। तो क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, इसके पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, तो क्या होता है, जैसे ही इसे मौका मिलता है ये जेल तोड़ के भाग जाता है। वैसे ही ये पार्टिकल जेल तोड़ के भाग जाएगा, ये पार्टिकल लिक्विड के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनबैलेंस्ड था, ठीक है। तो क्या होगा मैम, ये ना बाहर भाग गया। तो बेटा जब ये बाहर भागेगा
इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये जेल तोड़ के भाग जाएगा। अब मान लो बहुत टाइम से जेल में था, अचानक से उसको इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो वो क्या करेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। वो कहते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, है ना। तो बस वही चीज हो रही है इसके साथ। तो ये क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर बैलेंस यहाँ पर जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है। ऐसा होता है ना कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी खा लूं, वो भी पी लूं, सारे काम वो करना चाहता है ना। यस, तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से, ये तो मैंने एक पार्टिकल का एग्जांपल दिया, ऐसे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो सरफेस के ऊपर ये सारे बैठे हैं, ये सब भी भागना चाहते हैं। जैसे इनको मौका मिलेगा ये भी भागेंगे। यानी कि मैम क्या कह सकती हैं कि जैसे इसको मौका मिला ये वाला पार्टिकल भी भागे जाएगा, जैसे ही फिर ये भी ऐसे ही रैंडमली मूव करेगा, है ना। और सेम उसी तरह से जैसे ही इस पार्टिकल को मौका मिलेगा ये भी भाग जाएगा। तो समझ रहे हो कि सारे पार्टिकल्स भागेंगे। अब जब जेल में से इतने सारे लोग भाग जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस वालों को पता लगेगा। अब ये जो पानी है, ये जो लिक्विड है, वो आपके पुलिस वाले हैं, ठीक है। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे, जाके उनको पकड़ेंगे ना वापस। तो अब क्या होगा कि पुलिस वाले जाकर उन पार्टिकल्स को, यानी कि उन लोगों को पकड़ के वापस लाएंगे। तो अब इतने ज्यादा पुलिस वाले तो है नहीं, तो मान लो कि ऐसे 100 क्रिमिनल्स या फिर 100 पार्टिकल्स जो है वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर चले गए, और जो आपके पुलिस वाले हैं वो 50 नंबर में होंगे। तो उन्होंने क्या किया, इनमें से 50 लोगों को पकड़ लिया। तो अगर उन्होंने उन 50 लोगों को पकड़ लिया तो बाकी के 50 तो अभी भी हैं। तो इससे क्या होता है, वो पकड़ के इनको वापस लाते हैं, वो पकड़ के इन पार्टिकल्स को यहाँ पर वापस लाते हैं। इतने में और जो सरफेस पे लोग होते हैं वो भाग जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भाग जाते हैं। इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता रहता है। और सेम इसी तरह से लिक्विड में होता है कि जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के ऊपर जाते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करते करते वो क्या करते हैं, वापस से रैंडमली मूव करते करते वो क्या करते हैं, वापस से लिक्विड के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां पर हम कहते हैं कि जो लिक्विड था वहां से पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, या फिर ज्यादा अच्छा वर्ड है वेपर। तो जो वहां से पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, और वेपर से फिर पार्टिकल्स वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होने लगे, है ना। यस, तो यानी कि मैम हम क्या कह सकते हैं, जो ऊपर वाला प्रोसेस होता है लिक्विड से वेपर में जाने का, उसे कहते हैं इवेपोरेशन, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। और जो वेपर से लिक्विड के अंदर आने वाला प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। अब बेटा ये सारा प्रोसेस जो हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा होता है। यानी कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो। तो यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि धीरे धीरे इवेपोरेशन शुरू होगा, क्योंकि पहले तो लिक्विड से वेपर फॉर्म होने शुरू होंगे, और बेटा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स वेपर से वापस लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएंगे। यानी कि इस स्टेट को जहां पर ये इक्वल रेट पे होने लग जाता है उसे कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एक पॉइंट पर जाकर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, दैट यहां पर हो गया एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है इक्विलिब्रियम की, तो प्लीज बर्दाश्त करना। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि मैम डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर बेटा दोनों ही रेट्स जो होते हैं, मतलब दोनों प्रोसेसेस हो तो रहे होते हैं लेकिन इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं। यानी कि आप कहोगे दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जितने लोग जेल तोड़कर जा रहे हैं वो इक्वल है रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस रेट पे आपके जेल से लोग जा रहे हैं उसी रेट पे लोग वापस भी आ रहे हैं, वो होता है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो बेटा,
जब पार्टिकल्स, जब इवेपोरेशन होना शुरू हुआ था, तब ये पार्टिकल्स जाकर ऐसे दीवारों पर टक्कर खा रहे थे। तो बेटा ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हो, जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेटेड कंडीशन। तो जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम आपको मिलता है तो आप क्या कह सकते हो, दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं, is achieved known as saturated condition, known as saturated condition, ठीक है। और बेटा इस टाइम पे ये जो आपने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इस टाइम पे जो आपके टोटल जो आपके वेपर्स हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट सैचुरेटेड कंडीशन is known as क्या कहते हैं उसे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की अगर कभी डेफिनेशन देनी है तो ये ध्यान रखना कि पार्टिकल्स वो प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं कब, जब सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। यस, तो आई होप आपको ये समझ आया। हमने क्या समझा कि आपके पास में एक लिक्विड होता है जिसके अंदर आपके बल्क में भी पार्टिकल्स होते हैं जो कंप्लीटली बैलेंस्ड होते हैं, उनकी एनर्जीज बिल्कुल कम होती हैं तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, तो वहां से क्या होता है, वो आपके वेपर फॉर्म में जाने लगते हैं, और जब वो वेपर फॉर्म में जाते हैं तो वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रेशर, अभी तक आपका वेपर प्रेशर नहीं आया, जब आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो कंडीशन है सैचुरेटेड कंडीशन। और उस सैचुरेटेड कंडीशन पे जो वेपर्स सारे होते हैं और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे, दैट मैम आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट करा हुआ है, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ था, बिल्कुल किया हुआ था। अब इमेजिन करो इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर क्लोज्ड है, हाँ मैम, तो बेटा अगर ये कंटेनर क्लोज्ड है तो इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, और तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो वेपर्स हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो यानी कि आप कह सकते हो मैम यहाँ पे आपने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब बेटा जो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स होंगे सैचुरेटेड कंडीशन में, मैम वो बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे पार्टिकल्स के वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि आप सैचुरेटेड कंडीशन पे जो प्रेशर होता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हो, हाँ मैम। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट हैं, और इस पॉइंट पे जो P प्रेशर आएगा उसको आप कहोगे वेपर प्रेशर, उसको आप कहोगे वेपर प्रेशर। इतना आपको समझ आया है ना। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, तो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू nRT होता है, जो P होता है दैट इज इक्वल टू N/V इंटू R इंटू T, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, अभी बताया मैंने आपको सैचुरेटेड कंडीशन पे जो भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो तो कांस्टेंट ही होंगे, यस मैम। वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट ही होता है, तो यानी कि मैम इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो यानी कि एक लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है,
ठीक है, यस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो बिल्कुल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की है तो वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। आई होप यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं। ये सारी चीजें जो मैम ने बोली वो लिखी हुई भी हैं, आप समझ लेंगे। अब एक बार देखो, मैंने इस बार क्या बोला, मैंने कहा कि इस कंटेनर के अंदर बेटा हमने हर कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। दूसरा, मैम आपने इसकी वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखा क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है, वॉल्यूम को तो नहीं बदला मैंने, नहीं। और मैम आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में होंगे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही होगी, यानी उनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कांस्टेंट होंगे, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम इस पॉइंट पे लगाते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT, तो मैम जो प्रेशर आता है वो कांस्टेंट आ जाता है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। थोड़ी सी समझने वाली बात है, बट अगर समझ आ गया तो कभी गलती नहीं, ठीक है। अब जो जो चीजें मैम ने बोली हैं उन सब चीजों को पढ़ लेते हैं और कुछ एक दो नई चीजें भी सीखते हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करो। ये आपकी एनसीईआरटी में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर है जो एक्सर्ट करता है एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। वो मैक्सिमम प्रेशर ही होगा ना, क्योंकि उसके बाद में तो रेट्स इक्वल हो जाएंगे, उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आ ही नहीं पाएंगे। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है। तो ये रही आपकी वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, अगर किसी को वेपर प्रेशर की डेफिनेशन चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो आप खुद बना दो। क्या है वेपर प्रेशर मैम? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स एट द सैचुरेटेड कंडीशन। व्हाट इज द सैचुरेटेड कंडीशन? वेयर rate of evaporation is equal to rate of condensation, है ना। कितना आसान तो है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर बेटा ये समझ लेना आप, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और अमाउंट ऑफ द लिक्विड। अब देखो, मैंने बोला ये लाइन जो है वो ये बोलती है कि जो वेपर प्रेशर है वो नंबर और ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया, मान लो आपने पहले इतने से कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर मेजर किया था, ठीक है, उसके बाद में इसकी V वॉल्यूम थी तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स N थे, ठीक है। अगर आपने इसी लिक्विड को एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल दिया जिसकी 2V वॉल्यूम है, तो बेटा गैस के अंदर यहां पे जो मोल्स होंगे गैस के वो भी 2N हो जाएंगे। तो यानी कि जितना आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो उतने ही नंबर ऑफ मोल्स गैस के बढ़ जाते हैं और इसीलिए वो दोनों इक्वल रेशियो में रहते हैं। अब अगर ये 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। देख रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है। यस, तो अगर आपको ये समझना है तो आप इसको समझ सकते हो, नहीं तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम और मोल्स पे नहीं डिपेंड करता। क्यों? क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे हम कंटेनर की उतने ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जाएंगे और उसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स भी हो जाएंगे। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतने ही मोल्स बढ़ जाएंगे, तो दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। यस, तो आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आपको अगर यहां पर नोट डाउन करना है तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। मैम साइड हो जाएंगी, मैम थोड़ा सा पानी पी लेंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो इसको लिख लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने वेपर प्रेशर के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चीजों को डिफरेंट करने वाले हैं, दैट इज योर। अब देखो, पहले मैं इसको यहाँ पे एक ऐड करती हूँ कंटेनर, अब समझो, ठीक है। अब मैम जब आप वेपर प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का ले रहे थे, मान लो मैंने इस यहाँ पर एक लिक्विड था, यहाँ पे इसके पार्टिकल्स थे, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो इसका वेपर प्रेशर जो था, जैसे हमने उसको रिप्रेजेंट किया P0 से, तो P0 क्या होता है? इट इज द वेपर प्रेशर
ऑफ प्योर लिक्विड। तो ये क्या है बेटा मैम, ये है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, बिल्कुल प्योर। चाहे तुम पानी ले लो, चाहे तुम कोई भी लिक्विड ले लो, जो भी लिक्विड ले रहे हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, तो मैम उसका वेपर प्रेशर जो है वो पी नॉट से डोनेट होगा। वाह, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एट दी सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। यहां तक मैम हमें कोई डाउट नहीं है बेटा। ये तो आपने वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का कैलकुलेट किया। अब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दो दो लिक्विड मैंने मिक्स कर रखे हैं, मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि मैंने एक ऐसा सोल्यूशन लिया हुआ है जिसमें दो दो लिक्विड है। तो अब अगर दो लिक्विड है तो आप उनके वेपर प्रेशर्स को कैसे काउंट कैलकुलेट करोगे? उसके लिए जो रोल आया वो किसका आया, राउल्ट्स लॉ का। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली आपको क्या बताते हैं, वो आपको प्रेशर कैलकुलेट करना सिखाते हैं, ठीक है, इजी। चलो अब बेटा ये समझने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दैट फॉर राउल्ट्स लॉ फर्स्ट कंडीशन जो आपको जो कुछ कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड होती हैं समझनी, ठीक है। तो हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे राउल्ट्स लॉ के लिए, उसके अंदर हम ये कंसिडर कर रहे हैं अभी अभी समझने के लिए दैट बाइनरी सोल्यूशन है। तो बेटा बाइनरी सोल्यूशन क्या होता था, बिल्कुल शुरू में हमने शुरू किया था, तब हमने बात की थी कि बाइनरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है मैम दो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यानी कि दो कंपोनेंट्स होंगे, एक सल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो है बेटा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। अब इसका मतलब समझना है आपको, क्योंकि जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। कितना टेढ़ा लिखा मैम, है ना। तो चलो पहले इसको, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं अच्छी कर लूं, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है बेटा जिसका वेपर प्रेशर होता है, जिसका वेपर प्रेशर होता है वो आपका वोलेटाइल लिक्विड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं दैट वोलेटाइल लिक्विड्स का जो पी नॉट होता है, यानी कि जिनका वेपर प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि उनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता, वो वेपर्स फॉर्म करते हैं और उनका वेपर प्रेशर भी आता है। तो वोलेटाइल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मैम। अब अगर आपको वोलेटाइल समझ आया तो नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल लिक्विड कौन से लिक्विड्स होते हैं बेटा? मैम अगर वोलेटाइल वो हैं जिनका वेपर प्रेशर होता है, तो मैम नॉन वोलेटाइल वो होंगे जिनका वेपर प्रेशर नहीं होगा। यानी कि मैम इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके वेपर्स फॉर्म नहीं होते, जिनके वेपर्स फॉर्म ही नहीं होते। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, वेपर्स आर नॉट फॉर्म्ड, वेपर्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब अगर वेपर्स नहीं फॉर्म होंगे तभी तो आपका वेपर प्रेशर 0 आ रहा है, और यहां पे क्या कर सकते हो, वेपर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब अगर तीसरी चीज मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहती हूं, अगर बेटा मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपके पास में ना दो लिक्विड्स हैं, यू हैव लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर PA नॉट है और इसका वेपर प्रेशर PB नॉट है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? यस। और बेटा दोनों ही वोलेटाइल है, ये मुझे समझ आ रहा है। अगर इसका वेपर प्रेशर है और इसका भी वेपर प्रेशर है, मतलब कि मैम दोनों वोलेटाइल हैं। अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं दैट इफ PA नॉट इज मोर देन PB नॉट एट टेम्परेचर T, एक T टेम्परेचर के ऊपर PA नॉट जो है वो PB नॉट से ज्यादा है। अगर PA नॉट PB नॉट से ज्यादा है तो देन
which is more volatile? तो ये क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहती हैं, ये क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहती हैं कि अगर PA नॉट PB नॉट से ज्यादा है तो दोनों में से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर्स बनते हैं, तो ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? जिसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे इसी T टेम्परेचर के ऊपर, है ना। अगर मैम वेपर प्रेशर PA नॉट का ज्यादा है PB नॉट के कंपैरिजन में, तो मैम पक्का A ज्यादा वोलेटाइल होगा B से, है ना। तो यानी कि यहां से आप आंसर बोल सकते हो दैट A इज मोर वोलेटाइल as its more vapors are formed and because of that its vapor pressure is more, right? Yes, तो इस तरीके से आपको बेटा ये चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कि PA नॉट ज्यादा है PB नॉट से तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन कम वोलेटाइल है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये लिख लिया होगा, इनफैक्ट समझ भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या है, अब हमारे सामने आ गया है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम अभी तक हमने जितनी भी कंसिडरेशंस की थी, उस टाइम हमने क्या सोचा था कि हमारे पास में एक प्योर लिक्विड था जिसका हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे थे, राइट? यस। अब राउल्ट्स लॉ आपको एक सोल्यूशन है आपके पास में जिसमें एक सोल्यूट भी है और एक सॉल्वेंट भी है। तो अब राउल्ट्स लॉ आपको यहां पर कैसे हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वो हमें बताएगा, राइट? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारा, उस केस में हमने क्या कंसिडर किया है कि आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही वोलेटाइल है। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही वोलेटाइल होने का मतलब क्या हुआ कि मैम सबसे पहली बात दोनों ही लिक्विड्स हैं, ये याद रखना बेटा, हम दोनों ही लिक्विड कंसिडर करके चल रहे हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, एंड दोनों वोलेटाइल भी हैं। तो इसका मतलब है मैम दैट जो सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है, तो यानी कि लेट अस से P नॉट A है इसका वेपर प्रेशर, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप एक सल्यूट की बात करोगे तो बेटा सल्यूट जो है वो भी आपका लेटर से उसका जो वेपर प्रेशर है वो PB नॉट से रिप्रेजेंट होता है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हमारे पास है। तो अब हम इसको कैसे आगे बढ़ेंगे बेटा? नाउ यू हैव टू कंसिडर अ कंटेनर, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एक कंटेनर कंसिडर करो। इस तरीके से मैम ने आपके सामने एक कंटेनर बनाया और हम ये सोच रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर हमारे पास में दोनों ही सॉलिड और लिक्विड कह रही हूँ, दोनों ही सॉल्वेंट और सोल्यूट जो लिक्विड है हमारे पास में, ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये दोनों प्रेजेंट है तो मैम इसका मतलब है लेट अस रिप्रेजेंट जो A है आपका, उसको मैं ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो आपके पास में इस तरीके से A सोल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है क्या ये? ठीक है बेटा, आप कंपोनेंट्स लेके चलो, एक ही बात है, दोनों ही लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो मैम ये रहा हमारे पास में A, और बेटा B को मैम रिप्रेजेंट कर रही है लेट अस से ग्रीन से, ठीक है। तो ग्रीन डॉट से मैं B को रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो यहां पर आ गया आपके पास में ग्रीन, ठीक है। तो ये है आपका B, ओके। लिक्विड A और लिक्विड B हमारे पास में है। अब बेटा इन दोनों के वेपर्स भी बने होंगे, आपको पता है कि दोनों लिक्विड हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों के वेपर्स बने होंगे। फिर एक सैचुरेटेड कंडीशन आई होगी, दोनों के केस में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ होगा और दोनों के वेपर प्रेशर्स होंगे, राइट? यस। तो मैम वेपर्स जो होंगे वो दोनों के प्रेजेंट होंगे। तो लेट अस से ये है आपके वेपर्स ऑफ A, पिंक कलर से जो आपको दिख रहे हैं, एंड लेट अस से कि जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो है हमारे पास में वेपर पी के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां पर आपसे टोटल प्रेशर की बात करूं तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा बेटा? मैम मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि A और B दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों के वेपर्स फॉर्म होंगे, जो टोटल प्रेशर होगा वो इनके वेपर्स के इक्वल होगा, ठीक है। यस। अब जो हमें सबसे पहले चीज समझनी है वो ये समझनी है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर A की वजह से होगा, जो आपका वेपर प्रेशर A की वजह से होगा वो PA होगा। और बेटा क्या ये PA नॉट के इक्वल होगा?
क्या ये वेपर प्रेशर एक्चुअली PA0 के इक्वल होगा? सोच के मुझे बताओ। अगर अकेला लिक्विड है और सारी चीजें ना T टेम्परेचर पे हो रही है, तो आपका टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो T टेम्परेचर पे अगर सिर्फ लिक्विड A होता तो मैम उसका कुछ वेपर प्रेशर होता जो PA0 होता, लेकिन अब A के साथ में कोई और लिक्विड भी है, तो जो प्रेशर आएगा ना A की वजह से, उसे हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये मेजर डिफरेंस है। और अब मैं आपको यहां पर इस चीज के बारे में लिखवा देती हूं दैट PA0 जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। अगर आपके पास में प्योर लिक्विड A होता तो आपको वेपर प्रेशर मिलता PA0, लेकिन आपको प्रेशर मिल रहा है PA। क्यों? क्योंकि आपका A जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर है, दूसरे लिक्विड के साथ में है, तो इसीलिए जो PA आएगा वो बेटा उसे एक नाम से बोला जाता है विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इसे क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, ओके। सिमिलरली अब अगर मैं आपसे B की बात करूं तो मैम आप ये कहोगे बेटा कि जो PB होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा, एंड दिस विल नॉट बी इक्वल टू PB0, राइट? यस, क्योंकि ये भी तो एक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट PB0 जो है वो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड B, ठीक है। ये वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड B का। और जो आपका PB है बेटा वो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ऑफ B, ठीक है। यस, तो अब आपको ये समझना है कि मैम ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो बेटा जब आप गैसेस के प्रेशर, डाल्टन्स लॉ याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर में, एक मिक्सचर ऑफ गैस में जब आपके पास में 1 2 3 4 अलग अलग गैसेस होती है तो सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसे उसका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो अगर मैं इस कंटेनर के अंदर भी देखूं तो ये एक मिक्सचर ऑफ गैस है A और B का, यस मैम। तो बेटा जो इनका प्रेशर आएगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, इनका पार्शियल प्रेशर आएगा, वो इनका प्योर वाला नहीं होगा। तो ये दोनों का मेजर डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इतना मैम हमें क्लियर है। तो यानी कि जो यहाँ पे प्रेशर्स आएंगे वो PA और PB आएंगे। तो बेटा जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर के अंदर उसे आप PT से रिप्रेजेंट करोगे। तो यानी कि आप क्या कहोगे? PT क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। एंड आई कैन से दैट जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का सम होगा। यानी कि आई कैन से दैट P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, है ना। तो ये चीज आपने अभी अभी फाइंड आउट की है। यहां तक आई होप किसी को कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। मैम हमने कुछ चीजें समझी हैं कि PA0 क्या होता है, PA क्या होता है, नॉट और A के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। ऑल्सो हमें पता चल गया कि जो टोटल प्रेशर है वो जो गैसेस होती है उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है। यहाँ पे 2 ही गैसेस थी तो इनके पार्शियल प्रेशर्स का सम है। अब हमें एक और चीज जो समझनी है वो ये है बेटा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि PA जो है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है इसको ध्यान से सुनो। XA मैम क्या है? मोल फ्रैक्शन है ऑफ A इन लिक्विड फेज। सिमिलरली XB क्या होगा? XB होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B in liquid phase, ठीक है। तो आपको दोनों की मोल फ्रैक्शंस के बारे में भी समझ आ गया है। तो यानी कि मैम यहां पर XA और XB कुछ होंगे, इतना आपको समझ आ रहा है।
इतना आपको समझ आ रहा है? अब सोचो आपके पास में एक लिक्विड है, आपके पास में एक लिक्विड है जिसमें ए की अमाउंट बी की अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि आपके जो मोल फ्रैक्शन है ए की वो ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। तो बेटा अगर एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर ए के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बी के मोल फ्रैक्शन से, तो ए के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, इतना समझ आ रहा है? तो यानी कि ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। यस मैम। तो यार ये क्या कह सकते हैं दैट पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जिसके मोल्स लिक्विड में ज्यादा होंगे वेपर प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतने ज्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे। अगर ये समझ आया तो मैं अब आपको इसको हमारे पास में यहां पर, अच्छा ठीक है, यहां पर हमारे पास में है नहीं अभी वो चीज, मैं आपको समझा दूंगी, उसे क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अभी इसको इतना समझो। ठीक है, यानी कि जिसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर भी वेपर फेज में ज्यादा आएगा। तो PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो जो PA है वो कुछ K कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब अगर सिर्फ लिक्विड ए होता, आपके सोल्यूशन में सिर्फ लिक्विड ए होता तो उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होती? पूरे सोल्यूशन में ए के लिक्विड है, यानी कि प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड है तो मैम सारे के सारे मोल्स उसी के होंगे, तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा मोल फ्रैक्शन कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। यस, तो यानी कि फॉर प्योर ए, for pure A, we know that mole fraction of A will be equal to 1. तो अगर आप इसको इसमें पुट करोगे, पुट इन 1, तो अगर आप इसको 1 में पुट करोगे तो आप कहोगे that PA, ये जो प्रेशर होगा बेटा, अब जो PA प्रेशर होगा वो PA नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PA नॉट जो होगा that will be equal to K into 1। ये P क्या होता है? ये पार्शियल प्रेशर होता है। अब जब पूरा प्योर लिक्विड है तो ए ही होगा सिर्फ, और ए के सारे वेपर्स होंगे वो भी ए के होंगे, तो आपको प्योर वेपर प्रेशर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखा रही हूँ, तो यहां से मुझे पता चल गया कि के कांस्टेंट एक्चुअली PA नॉट के इक्वल होता है। अब क्या करो, इसको 1 में पुट कर दो, तो पुट इन 1। यहां से हमने डिराइव कर लिया कि जो PA होता है दैट इज इक्वल टू PA नॉट एक्स ए। ये क्या हो गया भाई? PA is equal to PA not x A। ठीक है, अगर आपको ये समझ आया है, तो आप सेम इसी तरह से B के लिए निकाल सकते हो। आप B के लिए क्या कहोगे? आप कहोगे मैम दैट PB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब अगर PB प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो K डैश इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा। अब अगर सारा का सारा प्योर B है मेरे पास, तो प्योर B के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और जो पार्शियल प्रेशर उसने एक्सर्ट किया होगा वो हो जाएगा PB नॉट के इक्वल। तो यानी कि आई कैन से दैट PB नॉट विल बी इक्वल टू K डैश इंटू 1। तो K डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी PB नॉट के इक्वल। और मैम यहां से हम कह सकते हैं दैट ये अगर आपकी इक्वेशन 2 है तो ये वैल्यूज 2 में पुट करके यू कैन से दैट PB इज इक्वल टू PB नॉट एक्स B, राइट। यस, तो ये आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया। कोई इशू यहां तक? आई होप यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। आपने पार्शियल प्रेशर्स ऑफ A और B का फॉर्म निकाल लिया है। अब इन दोनों को क्या करो? P टोटल के एक्सप्रेशन में बस पुट कर दो। इन दोनों को क्या करना है? P टोटल के एक्सप्रेशन में पुट करना है। ध्यान से देखना, P टोटल किसके इक्वल था? PA प्लस PB के। ठीक है मैम, तो P total is equal to PA plus PB, and I know that PA is equal to PA naught mole fraction of A and PB is equal to PB naught mole fraction of B, है ना। यस, तो इसको इसमें पुट किया तो P टोटल जो है वो आ गया PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, राइट। यस, तो ये आ गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ P टोटल विच इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये था बाइनरी सोल्यूशन के लिए। अब आप कहोगे मैम, अगर ऐसा कोई सोल्यूशन होता जिसमें मेरे पास में 3
components होते. If 3 components present, let us say mole fraction A, mole fraction B and mole fraction C वाले, तो बेटा जो आपका P total आ जाता that would have been equal to PA plus PB plus PC, which would have been equal to PA naught mole fraction of A plus PB naught mole fraction of B plus PC naught mole fraction of C. सिमिलरली अगर 4 कंपोनेंट्स होते तो आप इस तरीके से डिराइव कर सकते थे. तो बेसिकली अब हम अगर यहां पर देखें तो राउल्ट्स क्या बोलना चाहते थे, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, जितने भी लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड्स आपके प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर. अब जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है बेटा कि जिसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ज्यादा होगी उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, राइट. यस, अब ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगी. अब ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो आपके पास में नीचे लिक्विड फेज है और ऊपर वेपर फेज है. अब अगर आप लिक्विड फेज में देखो तो ब्लू बॉल्स और ग्रीन बॉल्स हैं, अलग अलग हैं और सिमिलरली उनके वेपर्स हैं. अब बेटा इस टाइम पे दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल है, हाफ हाफ है. तो मैम दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल है यानी कि दोनों के वेपर्स जो आपके वेपर फेज में बनेंगे वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रीन बॉल्स के जितना नंबर है बिल्कुल उतनी ही आपकी ब्लू बॉल्स भी प्रेजेंट है. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर मैं कह सकती हूँ कि दोनों के जो वेपर प्रेशर्स होंगे वो इक्वल होंगे, नियरली इक्वल होंगे, मतलब कि उनकी मोल फ्रैक्शन इक्वल है तो उनके वेपर प्रेशर भी नियरली इक्वल ही होंगे. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर किसी एक की मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दूं, अगर मैं किसी एक की मोल फ्रैक्शन को लिक्विड फेज में बढ़ा दूंगी तो उसके वेपर्स भी ऊपर ज्यादा फॉर्म होंगे. अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेटा लिक्विड फेज में अगर आप देखोगे तो ग्रीन वाली जो बॉल्स हैं या फिर ग्रीन वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोल फ्रैक्शन बढ़ गई, तो आप देखोगे कि वेपर में भी ग्रीन वाले वेपर्स ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं तो उनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. यानी कि जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में उतना ज्यादा आप वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द मोल फ्रैक्शन. ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती थी. अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है ये बात तो बहुत बढ़िया है. इसीलिए हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट निकाला था और हमने ये डिराइव किया था. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या क्या इक्वेशंस कैलकुलेट, क्या क्या इक्वेशन समझी हैं अभी तक, क्योंकि यही इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, तो आपको इक्वेशंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. मैम मुझे पता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है दैट इज इक्वल टू पी बी नॉट पी ए नॉट एक्स ए. सिमिलरली मैम ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो मुझे पता लगी है. दूसरी आपको पता है दैट पीबी नॉट जो है, पीबी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. सो मैम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी. ठीक है, ऑल्सो हमें पता लगा है दैट जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पीबी के इक्वल होता है और ये जो होता है वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्सबी के इक्वल होता है, जहां पे एक्स ए और एक्सबी क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं लिक्विड फेज के अंदर. अब बेटा इन्हीं चीजों को हम यूज करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. अब आप यहां से राउल्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द लिक्विड सॉल्यूशन. जो आप पी ए को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल रहे थे, ये राउल्स लॉ आपको वही बताता है that the partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid solution. ठीक है, यस. तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं. अगर आपको क्लियर हो गई है तो बेटा अब आप एक क्वेश्चन को करेंगे. जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उन चीजों के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. एक क्वेश्चन मैं कराती हूं. क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू लिक्विड्स, आपके पास में 2 लिक्विड्स हैं.
You have two liquids A and B and they have vapor pressures in the ratio PA naught x PB naught. ठीक है, तो आपके पास में दो कंपोनेंट्स हैं A और B, और उसने बोला दैट टू लिक्विड्स A एंड B एंड हैव वेपर प्रेशर रेशियो दिस. अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा आपको जो रेशियो दिया है वो दिया है PA नॉट रेशियो PB नॉट. दिस इज इक्वल टू 2/3. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये बोल सकते हो मैम कि मैम यहाँ पे तो हमें ये जो रेशियो दिया है ना वो पार्शियल प्रेशर्स का नहीं दिया, प्योर वालों का दिया है. ठीक है, प्योर वालों का रेशियो आपको गिवन है, आपने यहाँ पे इसको लिख लिया. फिर कहता एट अ सर्टेन टेम्परेचर अज्यूम A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन एंड रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ A एंड B इन द वेपर फेज इज 1:3. वेपर फेज में बताया बेटा. ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप अभी नहीं कर पाओगे, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेकंड पार्ट करा दूंगी, उसके बाद कर पाओगे. तो पहले हम वो क्वेश्चंस करते हैं दो जो हम अभी कर पाएंगे. ठीक है, यस, थोड़े से क्वेश्चंस ना मिसमैच्ड हो रखे हैं, तो मैम पहले हम करते हैं बेटा थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले. ठीक है, तो मैं इनको ना जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ ताकि इशू ना आए. चलो, बहुत बढ़िया. पहले आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वो क्वेश्चन जब मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक करा दूंगी फिर कर पाओगे. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो. ये क्वेश्चन कहता है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, एक प्योर लिक्विड ए है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो 100 टोर दिया हुआ है. आपको बेटा प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर 100 गिवन है, तो आपको क्वेश्चन से समझना है कि मुझे ना PA नॉट की वैल्यू दी हुई है 100 टोर, क्योंकि उसने आपको प्योर लिक्विड ए का दिया है. ठीक है, ऑल्सो बेटा आपको उसने मोलर मास दिया है ए का कितना 40. ठीक है, 40 मोलर मास आपको गिवन है. चलो इतना समझ आया. नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाइल दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी. अब आपको प्योर लिक्विड बी का भी वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि PB नॉट भी आपको दिया है. वो कितना दिया है 40 टोर. ठीक है मैम, तो ये हमें 40 टोर गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको इसका दिया है 80. तो यानी कि मोलर मास जो B का आपको गिवन है वो कितना गिवन है 80. ठीक है, चलो द वेपर प्रेशर of the solution containing 20 grams each of A and B is. आपको टोटल प्रेशर बताना है, आपको P टोटल बताना है कि कितना होगा अगर वो दोनों लिक्विड्स का जो मास कैरी कर रहा है वो है 20 ग्राम्स. यानी कि WA भी आपको 20 दिया हुआ है और WB भी आपको 20 दिया है. ध्यान से देखो, ईच बोला है, ईच ऑफ A एंड B. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सोचो कैसे करोगे. जैसे ही आपको मास दिया होता है, मोलर मास दिया होता है, मुझे मोल्स निकालने आते हैं, मैं मोल्स निकाल लूंगी. तो यहां पर मोल्स ऑफ ए क्या आ जाएगा 20/40, तो ये हो जाएगा 1/2. यहां पर मोल्स ऑफ बी कितने आ जाएंगे 20/80, ये कितना आ जाएगा 1/4. ठीक है, तो क्या आप यहां से टोटल मोल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल मैम, टोटल मोल्स जो होंगे वो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 के. तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका कितना मैम, यहां पर ये हो जाएगा 4. यहां से हम कहें तो 1/2 कॉमन में ले लो, तो 1 + 1/2 दिस इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4/4. एक सेकेंड, 2 + 1 3. क्या कैलकुलेशन करी है मैम ने, क्या कैलकुलेशन करी है ना. चलो देखो, अब आपके पास में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/2 कॉमन में ले लिया, 1 + 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3/4. ठीक है, तो जो आपके टोटल मोल्स आए वो कितने आ गए 3/4 आ गए. ठीक है, पता है आपको वैसे इसकी जरूरत नहीं थी बट स्टिल चलो ठीक है, हमने यहां से 3/4 टोटल मोल्स निकाल लिए. तो क्या आप यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हैं? यस मैम, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो टोटल मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स हो जाएगा. मैम मोल्स ऑफ ए कितने दिए हुए हैं 1/2, तो 1/2 को डिवाइड कर दो 3/4 से, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 2/3. अगर ये 2/3 आ रहा है, अगर ये 2/3 आ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप वैसे भी 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ ए करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. 1/3 आनी चाहिए. ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना. अब वो है आपके 1/4, तो यहां आ जाएगा 1/4 अपॉन यहां आ जाएगा 3/4.
4, ठीक है। तो यहां से 4 से 4 गया, 1/3 आ गया, बिल्कुल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A 2/3 आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1/3 आ गई, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है अभी तक, ठीक है। आपको P टोटल निकालना है। अब देखो P टोटल क्या होता था, PA प्लस PB, है ना। हाँ, PA क्या होता था, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब आपके पास सारी चीजें हैं। PA नॉट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितनी है, 2/3 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी पहले PB नॉट देखो, PB नॉट कितना दिया है 40 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है 1/3, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1/3, तो मैम 1/3। तो बस क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 200/3 प्लस 40/3 विच इज इक्वल टू 240/3। तो 240/3 आ गया, ठीक है। ये 7 8, तो ये बेटा 80 टॉर जो है वो आपकी वैल्यू आ गई। तो 80 टॉर जो है वो आपका टोटल प्रेशर आया है। ध्यान से फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ठीक है। 80 टॉर यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपने आंसर निकाल दिया। अब मैं बताती हूँ किया क्या। आपको ये चीजें दी थी, ठीक है, आपको ये चीजें दी थी और आपको पता था कि टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शंस चाहिए, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें आता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो हमने मोल्स निकाले ए के, बी के, फिर हमने टोटल मोल्स निकाले, और यहां से हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया। दोनों की मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट की, पी टोटल का फॉर्मूला पुट किया, और जो वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो आंसर निकाल दिया। इजी था, कोई इशू नहीं था। यस, बहुत बढ़िया बेटा। तो यानी कि मैम ये क्वेश्चन तो हमसे हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन मैम एक होमवर्क देंगी, बट अब ना थोड़े से मिसमैच हो रखे हैं, तो हमें थोड़ा सही से सेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है दैट यू हैव टू लिक्विड्स A एंड B। आपके पास में दो लिक्विड्स है A एंड B जो एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं एट 300 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। अब मैं इसमें ना ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हिंट के साथ आपको देकर जाऊंगी। इसका हिंट मैं आपको बताकर जाऊंगी। आपके पास में पहले A के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ A कितने दिए हुए हैं 1 एंड 3 मोल्स ऑफ B, और आपको मोल्स ऑफ B कितने दिए हुए हैं 3, ठीक है, ऑफ B। और क्या बोला गया है दैट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। बेटा जब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोला होता है यानी कि आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि इस कंडीशन पे P टोटल जो है वो आपको 550 mm ऑफ Hg गिवन है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोर मोल ऑफ, ये बेटा आपकी कंडीशन 1 है। अब जो आपकी कंडीशन 1 है वहां से सबसे पहले आप निकालोगे मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए जब आपके पास मोल्स होते हैं तो आप टोटल मोल्स निकालते हैं, जो 4 आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गई आपकी 1/4, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गई आपकी 1/3/4, ठीक है। हाँ, यहां से बेटा आपकी एक इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन क्या होगी, दैट P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है। यस, दिस इज इक्वल टू, अब ना तो आपको पता PA नॉट क्या है, ना ही आपको पता PB नॉट क्या है, तो PA नॉट और PB नॉट को छोड़ दो। मोल फ्रैक्शंस तो पता है और P टोटल पता है, पुट कर दो। 550 इज इक्वल टू PA नॉट इंटू 1/4, ये आ गया 1/4 प्लस PB नॉट इंटू 3/4, तो ये आ जाएगा PB नॉट इंटू 3/4। ये बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए आपको आगे इंफॉर्मेशन दी है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोर मोल ऑफ B इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, यानी कि अगली कंडीशन में आपके पास जो A के मोल्स है ना वो तो सेम है, पहले 1 था अब भी 1 ही है, लेकिन B में उसने क्या किया, B के लिए उसने कहा अगर एक मोल और B का हमने ऐड कर दिया तो यानी कि मैम आपने पहले जितने थे 3 थे उसमें एक और ऐड कर दिया, यानी कि अब आपके पास B के मोल्स हो गए 4। तो आपके पास में टोटल मोल्स कितने हो गए, 4 + 1 5।
तो यानी कि मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो आ गई हमारे पास में 1/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो आ गई हमारे पास में 4/5। ठीक है, यहां तक क्लियर। नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmg। तो यानी कि अब जो आपका पी टोटल आया वो पहले वाले से 10 और बढ़ गया। तो यानी कि पहले जो था वो कितना था 550 था, अब 10 और बढ़ गया, यानी कि पहले 550 था, इंक्रीज हो गया 10 से, तो यानी कि मैम 560 mmHg हो गया। तो बेटा यहां से आपकी एक और इक्वेशन बन जाएगी, P टोटल जो होगा वो हो जाएगा PA नॉट x से कितना है इस बार 1/5 प्लस PB नॉट इंटू XB कितना है 4/5 और ये P टोटल की वैल्यू आपको वहां पर 560 गिवन है। तो बेटा ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपके पास में दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है। क्या आप PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? आपसे पूछा क्या है ये तो देख लें। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर्स ऑफ A एंड B इन देयर प्योर स्टेट्स। तो बस यहां तक मैंने सॉल्व करके दे दिया। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैथ्स में जैसे आप सॉल्व करते हो उन दोनों इक्वेशन से PA नॉट और PB नॉट कैलकुलेट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे आई होप। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो बस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है। बहुत ही आसान चीजें पूछना चाहता है, वो कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ का पहला पार्ट था, ये राउल्ट्स लॉ का पहला पार्ट था। अभी और भी बाकी है, रुकिए, अभी पिक्चर बाकी है, राइट। ये तो अभी ट्रेलर था, पूरी मूवी तो अभी बाकी है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना है, बस मैं समझ जाऊं कि कौन सा क्वेश्चन जो होगा वो आपका होमवर्क होगा। इथाइल प्रोपाइल वेपर प्रेशर आपको दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्रोपाइल अल्कोहल इज दिस, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस, इट्स वेपर। ठीक है, तो बेटा ये आपसे डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस इसको सुनो ध्यान से और आप इस सवाल को खुद से कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम, ये मैम ने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया ना, तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे भाई, मैम यहां तक तो आपने हमें समझा दिया। अब बेटा मैं आपको ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। अब जब मैम ने आपको पी टोटल का एक एक्सप्रेशन बताया था कि जो पी टोटल होता है वो PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के इक्वल होता है, तो आपको बहुत सारी जगहों पे और भी बहुत अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज लिखे हुए मिलेंगे। वो क्या फॉर्मूलाज होंगे, वो सिर्फ डिराइव किए जा सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने हर बार कहा था कि फॉर्मूला रटने कभी नहीं बोलूंगी। हमें पता है मैम दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यानी कि मैम जो मोल फ्रैक्शन ऑफ B है उसको हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी लिख सकते हैं। तो इसको इसके अंदर पुट कर दो, इसको इसमें पुट करोगे तो P टोटल जो है वो आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB को लिख दो 1 माइनस XA। तो P टोटल जो है वो आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट XP। ठीक है, यस। तो यहां से P टोटल जो है वो आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट कॉमन में आ जाएगा आपका बाहर और 1 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे XA आएगा, तभी मैं सोचूं क्या गलती कर रही हूँ, यहाँ XA आएगा ना। अब क्या करो, XA कॉमन ले लो, तो P टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा मैम, XA कॉमन में ले लिया तो PA नॉट माइनस PB नॉट प्लस PB नॉट। तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपको बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ मिलता है, पर क्या इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत है? नहीं, ये तो हम बिना निकाले ही सवाल कर रहे हैं। आपको पता है आपने यही वाला सवाल किया था अभी पीछे, जब एक की मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे की निकाल के डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो ना यार, एक नया फॉर्मूला क्यों रटना है? समझ आ रहा है? यस। सेम इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी बुक्स में आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला मैम? अभी मैम बताती हैं। आपको पता है दैट P टोटल जो होता है वो होता है PA नॉट XA
प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मुझे पता है दैट दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि मैम मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स होता है मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी पी बी नॉट इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एन ए प्लस पी बी नॉट एन बी अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो एन ए प्लस एन बी। हाँ कि नहीं? बिल्कुल मैम, आप लिख सकते हो। तो यहां से जनता आपके लिए एक नया फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला भी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। जरा मुझे बस बता दीजिए कि क्या आपको जरूरत है इसको रटने की? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। अगर आपको पहले से सॉल्व करना आता है तो बेटा आपको सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, उसके अलावा ये सारे अपने आप बन जाते हैं अगर आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर आप सिर्फ रटना चाहते हो फॉर्मूलाज तो फिर आपको रटने पड़ेंगे। आई विल नेवर से कि आपको ये फॉर्मूलाज रटने हैं। पहले जो 3 चीजें आपको बताई थी, पी ए नॉट पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी, पी टोटल पी ए प्लस पी बी, बस इतना आता है। सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, तो आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक हमने सारी चीजें समझ ली हैं, ठीक है। यस, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो और ज्यादा सुपर इंटरेस्टिंग चीज है। वो क्या है? अब मैं आपको राउल्ट्स लॉ और जो आपने 11th में क्या पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ, उन दोनों के बीच का कनेक्शन बताने वाली हूं। क्या कनेक्शन है, अब ध्यान से देखो। रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। अब अगर आपको ये नहीं याद है कि डाल्टन्स लॉ क्या था तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूं कि डाल्टन्स लॉ था क्या। डाल्टन्स लॉ एक्चुअली क्या करता था? डाल्टन्स लॉ कहता था कि अगर आपके पास में एक मिक्सचर ऑफ गैस है, अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ गैसेस का मिक्सचर है, मान लो ये मैम ने आपको ग्रीन कलर की गैस दिखाई और यहाँ पर मैम ने आपको एक पिंक कलर की गैस दिखाई, ठीक है। तो आपके पास में अगर गैसेस का मिक्सचर होता है तो इस टाइम पे इस गैस के पी जो होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये तो मैम हमें पता था, क्या बात बता रहे हो। पी बी जो होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली डाल्टन्स जो था वो आपको गैसेस के बारे में बताता था, ठीक है। और यहाँ पे बेटा वाई ए जो होते हैं वो मोल फ्रैक्शन होती है गैस ए की इन वेपर फेज। ये आपके लिए एक नई चीज है जिसको आपको समझना है। एक्स ए क्या था? वो भी मोल फ्रैक्शन थी, लेकिन वो क्या थी? लिक्विड के फेज के अंदर की मोल फ्रैक्शन थी। वाई ए क्या होता है? गैस फेज में जो मोल फ्रैक्शन होती है ना उसको वाई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाई बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इन वेपर फेज, ठीक है। ओके, और बेटा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर आता है गैस का वो पी ए प्लस पी बी के बराबर आता है। ये तो मैम हमें पता था, ये बिल्कुल सही था। लेकिन ये जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का पी ए, अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस फेज के मोल फ्रैक्शन से डिनोट करोगे तो वो हो जाएगा इक्वल टू P टोटल इंटू YA, और सिमिलरली PB जो होता है वो P टोटल इंटू YB के इक्वल होता है। ये आपके लिए नई चीज है जो आपको नहीं पता थी। ये सारा पार्ट जो है वो आपने 11th में पढ़ा है। 11th में आपने पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर A का होता है दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द गैस फेज, वेपर फेज। PB इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज। ये था डाल्टन्स के अकॉर्डिंग। सेम यही चीज अब आपने जब यहां पे पढ़ी, जब आपने यहां पे पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो P टोटल होता है ना वो होता तो PA प्लस PB के ही बराबर है, वो होता तो PA प्लस PB के ही बराबर है, लेकिन राउल्ट्स लॉ में हम लिक्विड की मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस कंटेनर में अगर ये लिक्विड था और इस लिक्विड में ऊपर जो मोल फ्रैक्शन थी गैस फेज में वो YA और YB होगी। ठीक है, लेकिन इस लिक्विड के अंदर जो A और B हैं आपके, उनकी मोल फ्रैक्शन XA और XB होगी। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ रहा है कि XA और XB क्या है। ठीक है ना, ये आपको पता है। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपको ये भी पता है दैट PA जो होता है वो PA नॉट XA के इक्वल होता है, और जो PB होता है और जो PB होता है वो आपका PB नॉट XB के बराबर होता है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मोल फ्रैक्शंस होती हैं लिक्विड फेज में, बार बार बता रही हूं, और ये मोल फ्रैक्शंस होती हैं आपकी वेपर फेज में। तो अगर आपको अलग मोल फ्रैक्शंस दिए तो आपको उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इतना में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोबारा से समझना, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे पॉज करके रिवाइंड करके। ठीक है, तो मैम इतना हमें क्लियर हुआ है। तो अब आया मजा। क्यों? क्योंकि अब मुझे दो चीजें पता है। अब मुझे दो चीजें पता है कि P टोटल तो PA प्लस PB के बराबर होता है, P टोटल तो PA प्लस PB के बराबर होता है, लेकिन जो PA है वो इक्वल टू होता है PA नॉट XA के, PA नॉट XA के। और ये मुझे कौन बताता है? ये मुझे राउल्ट्स बताता है, जहां पे XA क्या है? मेरी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के अंदर। लेकिन यही PA जो होता है वो P टोटल इंटू Y ऑफ A के बराबर होता है, और ये मुझे कौन बताता है? डाल्टन्स बताता है। राइट, ये मुझे डाल्टन्स बताता है। दोनों ही सेम है, लेकिन यहां पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड की है, लिक्विड में है, और यहां पे जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज में है। यानी कि हम यहां से क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट P टोटल इंटू Y ऑफ A इज एक्चुअली इक्वल टू PA नॉट XA। यहां से बेटा आपको एक नई रिलेशन मिली है ना। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? B के लिए भी बोल सकते हैं दैट P टोटल इंटू Y ऑफ B, P टोटल into mole fraction of B in the vapor phase will be equal to PB naught into mole fraction of B in the liquid phase। तो ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? P टोटल से P टोटल चला जाएगा, YA जो है वो डिवाइड हो जाएगा YB से, और ये हो जाएगा PA नॉट बाय PB नॉट के इक्वल इंटू XA अपॉन XB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपके पास फिर से, जिससे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहां से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन हम करेंगे जो हमने शुरू में छोड़ा था ना, वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अब आपके मन में एक बहुत ही बड़ी दुविधा आएगी कि मैम आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि अब नहीं समझ आएगा, तो रिवाइज कर लें, अब रिवाइज कर लें एक बार, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो अब मैम आप इसको रिवाइज करवाएंगे, तो रिवीजन करते हैं, बेसिकली पूरे के पूरे राउल्ट्स लॉ को समराइज करते हैं और ये समझते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। हमें इतना ही याद रखना है कि हमारे पास में एक कंटेनर है, हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में एक लिक्विड है जिसमें मेरे पास A और B है। ठीक है, तो मैम इस लिक्विड के अंदर जो A और B के मोल फ्रैक्शंस हैं वो क्या क्या है, XA है और XB है। तो XA और XB क्या है, लिक्विड के मोल फ्रैक्शंस है A और B की। अब ये A और B गैस फेज में भी गए होंगे, बिल्कुल। तो जो आपके गैस फेज के अंदर, जो आपकी गैस फेज के अंदर A और B की मोल फ्रैक्शंस होती हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है YA और YB से। ठीक है, और लेते हमेशा इसी गैस का वेप प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर होता है वो आपका P टोटल होता है और PA टोटल जो होता है वो हमेशा PA प्लस PB के बराबर होता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है। मुझे ये पता है कि जो PA होता है वो आपका PA नॉट XA के बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A PA नॉट XA के बराबर होता है जब आप लिक्विड फेज में बात करते हो तो। ठीक है, अगर आपको कभी वेपर फेज वाली दे दी तो आप बोल देना कि P टोटल इंटू YA के बराबर होगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। सेम इसी तरह से B के लिए लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना पता है, तो इसके बाद में बेटा, इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि P टोटल को मैं PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB के बराबर भी लिख सकता हूं, जहां पे XB जो होता है वो 1 माइनस XA के बराबर होता है। ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। इससे मैं ये भी निकाल सकती हूँ कि P टोटल YB जो होगा वो मेरा PB के बराबर होगा और PB नॉट XB के बराबर होगा, ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। इन दोनों को यूज करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि YA अपॉन YB जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, PA नॉट XA अपॉन PB नॉट XB के बराबर होता। बस इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, इतनी ही चीजें अगर आपको याद हैं तो आप हर एक सवाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मुझे देख के आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही जल्दी जल्दी मैम ने लिख दी, लेकिन आपको अगर इसकी चीजें क्लियर नहीं है तो आप खुद लिख के देखिए। इनफैक्ट आपको खुद से लिख के देखना ही देखना है, ये आपका अगेन होमवर्क है। Write the derivation of Raoult's law and Dalton's law on your notebook by your own hands. ठीक है, यस, मैम को नहीं देखना है सिर्फ कि मैम का आंसर देख लिया और हो गया, नहीं। चलो, अगर यहां तक क्लियर है बेटा, अब आप इस सवाल को कर सकते हो। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अब आप इस सवाल को कर सकते हो। तो सवाल कहता है कि दो लिक्विड्स हैं A और B, ठीक है, हैव वेपर प्रेशर इन द रेशियो PA नॉट बाय PB नॉट, रेशियो आपको दिया हुआ है। तो मैम PA नॉट बाय PB नॉट का रेशियो मुझे दिया हुआ है कितना, 2/, ठीक है, at a certain temperature. Now assume A and B form an ideal solution and the ratio of mole fraction of A and B in the vapor phase. आपको वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसका रेशियो दिया हुआ है 1/3। तो XA रेशियो YA दिया हुआ है, YA XA रेशियो XB दिया हुआ है या YA रेशियो YB दिया हुआ है, ये मुझे बस बता दो। अगर वो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द वेपर फेज, यानी कि आपको ये वाला रेशियो दिया हुआ है, वेपर फेज में दिया हुआ।
then the mole fraction of A in the solution at same temperature is, तो आपको इस XA का बताना है क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको सोल्यूशन के अंदर बतानी है, लिक्विड में बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए मैम ने आपको अभी एक फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था और वो फॉर्मूला बस ऊपर ही है, ये रहा, YA अपॉन YB इज इक्वल टू YA अपॉन YB इज इक्वल टू PA नॉट अपॉन PB नॉट इंटू XA अपॉन XB। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको PA नॉट अपॉन PB नॉट की वैल्यू 2/3 दी हुई है, तो ये 2/3 गिवन है। YA अपॉन YB भी आपको क्वेश्चन में दिया है, 1/3 आपको गिवन है। आपको XA अपॉन XB निकालना है, निकाल लो। 3 से 3 गया तो यानी कि मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, नहीं 1/2 आ रहा है ना, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे इन दोनों का रेशियो नहीं पूछा, मुझसे क्या पूछा है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ A बताना है, यानी कि आपको सिर्फ XA बताना है। अब बताओ अगर ये आपके पास है तो आप XA कैसे निकाल सकते? मैम मुझे ये पता है कि XA प्लस XB जो होता है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा। XA प्लस XB जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो मैम जो XB होगा वो 1 माइनस XA के इक्वल होगा, है ना। तो अब इसको इसमें पुट कर दो। अब क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, XB की वैल्यू 1 माइनस XA पुट कर दो। तो मैम XA अपॉन 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1/2। तो 2XA इज इक्वल टू 1 माइनस X ऑफ A इधर आ जाएगा, तो 3XA इज इक्वल टू 1। तो XA जो है वो आ गया 1/3। और अगर आपके पास में XA आ गया जो आपको निकालना था, आप XB भी निकाल सकते हो, विच विल बी 1 माइनस XA विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/। देखा कितना आसान है सवाल, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। यस, आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा। अगर नहीं क्लियर है तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज इस सेशन को फिर से खुद से ट्राई करना है। बार बार मैम बोल रही हैं कि ट्राई करना है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। दिस इज योर अगेन अ होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन करो, जो सही निकाल रहा है आंसर कमेंट में डालो और बाकी स्टूडेंट्स बताओ उन्हें कि आंसर सही है या नहीं, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं। आज हमने सबसे पहले समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हमने समझा कि राउल्ट्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं, राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, फिर हमने राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को एक साथ कंबाइन करके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए। आपकी प्रैक्टिस शीट में बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे एंड आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल से ही आएगा। तो ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। मैंने अभी एक कमेंट में पढ़ा था कि किसी स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम नेक्स्ट लेक्चर में ना हमें मोटिवेशन चाहिए। बेटा मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, यू हैव टू ब्रिंग योर मोटिवेशन ऑन योर ओन। यू आर योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन। आप अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हो। अपने आप से लड़ाई करते रहो, अपने आप से हमेशा बेटर करने की कोशिश करते रहो। आज 2 क्वेश्चन किए हैं तो कल 3 क्वेश्चन सही होंगे, 3 किए हैं तो 4 सही होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन जिद पकड़ लो कि खुद करना है। जिद पकड़ ली ना, वो जुनून आ गया ना, फिर देखना आपसे आपकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता पाने से, ठीक है। तो बेटा मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, गिव अप मत करो। नहीं समझ आया ना कुछ तो खुद, मतलब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ जो एक ह्यूमन नेचर है। आप क्या करते हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता ना, आप हमेशा उसके रीजंस ढूंढने लग जाते हो कि पक्का ये ना
पढ़ाया अच्छा नहीं होगा या समझाया अच्छा नहीं होगा या बुक अच्छी नहीं होगी, मतलब ह्यूमन नेचर है ये कि हम किसी और में गलती निकालने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, चाहे आपके पास में कोई सोने की खान लेके भी आ जाएगा ना, अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं हो तो आप उसको भी छोड़ दोगे। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम, ऑन योर गोल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही इजी है हर चीज पाना अगर डिटर्मिनेशन है। मेरे पापा मुझे एक चीज बोलते थे, जो हम ऐसा बोलते हैं ना कि लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, जो लोग बोलते हैं कि यार दुनिया में, हमारी कंट्री में बेरोजगारी बहुत है, हमारी कंट्री में बेरोजगारी बहुत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। अगर आपको काम करना है, अगर आपने डिटरमिन्ड हो आपकी हाँ मुझे नौकरी करनी है, तो आप अपने लिए काम ढूंढ ही लोगे। लेकिन आपको गिव अप ही करना है, आपने करना ही नहीं है, तो आप सिर्फ बहाने ढूंढोगे कि यार बहुत, पता है नौकरियां है ही नहीं तो मुझे कहां से मिलेगी। अरे यू हैव टू वर्क हार्ड, जो चीज चाहिए उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ में लाके कोई नहीं देता है आपको चीज, ठीक है? तो इसलिए मेहनत करनी है आपको बस, बाकी हम तो आपके साथ हैं ही, राइट? यस, तो बेटा मेहनत करते रहिए एंड होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ठीक है? यस, कमेंट्स में देखूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।